आप सभी का स्वागत है। आज हमारा विषय है अंतर्जाल, उद्भव, विकास और वर्तमान तथा ई मैगजीन। और बी ग्रुप में हम देखेंगे चिट्ठा लेखन, अर्थ और इतिहास। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि अंतर्जाल क्या है। इंटरनेट को ही हिंदी में अंतर्जाल कहते हैं। इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क की वैश्विक प्रणाली इंटरनेट कहलाती है। आज उपकरणों या डिवाइसेस को लिंक करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में टीसीपी या आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट का उपयोग सरल तथा महत्वपूर्ण है। इसके बिना आधुनिक युग की कल्पना भी नहीं कर सकते। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी को भी पल भर में संदेश, सूचना भेज सकते हैं तथा इस इंटरनेट के उपयोग से ही आज बहुत सी चीजें आसान हो सकी हैं और विश्वसनीय तथा पारदर्शी भी हो रही हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे ही सुबह होती है, सुबह से लेकर रात सोने तक हम आज के समय में पूरी तरीके से इंटरनेट पर निर्भर हो चुके हैं। चाहे वो हमारे व्यक्तिगत जीवन के क्रियाकलाप हो या व्यापार व्यवसाय के हो या धनराशि का ट्रांजैक्शन करने की बात हो या किसी भी अन्य तरह की सुरक्षा की बात हो, हर तरीके से आज हम इंटरनेट पर निर्भर हैं। लेकिन जब बात आती है कि इंटरनेट या अंतर्जाल के विषय में कुछ बताने की, तो हमें वह बता पाना मुश्किल होता है, जबकि हम अपना जीवन आज के समय में इंटरनेट के बिना सोच ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब बात आती है कि उस पर कुछ कहना या उसकी जानकारी देना, तो हमें वह मुश्किल लगता है, क्योंकि उसको हम पूरी तरीके से समझे बगैर उसका उपयोग करना आसानी से सीख गए हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि जहाँ हम इंटरनेट की बात करते हैं, अंतर्जाल की बात करते हैं, तो वहीं पर यह एक बहुत ही ज़रूरी बात समझने योग्य है कि इंटरनेट तो बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना डिवाइस के उसका कोई उपयोग नहीं है। और उसका उपयोग करने के लिए हमें कोई ना कोई डिवाइस चाहिए ही, चाहे लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, टेबल टॉप हो, मोबाइल फ़ोन हो या पैसों के लेन देन करना हो उसके लिए हो, तो हमें बैंक चाहिए, या बातचीत करना है, या हम उस पर कोई फिल्म देखते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, तो जो ऑनलाइन कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, अंतर्जाल से कनेक्टेड है, तो उसके लिए हमें डिवाइस भी चाहिए। लेकिन यहाँ एक विशेष बात यह भी है कि इंटरनेट का बिना डिवाइस के कोई उपयोग नहीं है, लेकिन बिना इंटरनेट के हम डिवाइस के अनेकों उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह इंटरनेट या अंतर्जाल क्या है। यह क्या है कि यह एक वैश्विक कंप्यूटर संजाल है, कि यह आपस में गुथा हुआ है और वह एक इंटरनेट अगर हम उपयोग करना चाह रहे हैं तो उसको कनेक्ट करने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए हमें दूसरा डिवाइस भी चाहिए, या कई बार एक चाहिए, अनेक भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 डिवाइस तो हमें इंटरनेट का उपयोग करने के लिए चाहिए ही रहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर्जाल किस प्रकार एक वैश्विक कंप्यूटर संजाल बन चुका है, जो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं और संचार सुविधाओं को प्रदान करता है, जिसमें हम देखते हैं मानवीकृत संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करके परस्पर जुड़े जाल तंत्र भी शामिल हैं। तो एकीकृत अर्थात स्टैंडर्डाइज्ड संचार प्रोटोकॉल भी इसमें है। अंतर्जाल की सहायता से ही कंप्यूटर और मोबाइल फोन का अधिकाधिक प्रयोग हम कर पाते हैं। तो हमारे पास जो भी डिवाइसेस हैं उनका उपयोग हम एक बिना इंटरनेट के एक लिमिटेड स्तर तक उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जब हम डिवाइसेस में इंटरनेट का, अंतर्जाल का प्रयोग करते हैं तो उसका प्रयोग बहुत अधिक बढ़ जाता है। अंतर्जाल एक दूसरे से जुड़े संगणकों अर्थात कंप्यूटरों का एक विशाल विश्वव्यापी नेटवर्क या जाल है। इसमें कई संगठन, विश्वविद्यालयों, सरकारी और निजी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। अंतर्जाल से जुड़े हुए संगणक आपस में अंतर्जाल नियमावली प्रोटोकॉल से सूचना का लेन देन करते हैं।
तो जब हम संगणकों या कंप्यूटर का उपयोग इंटरनेट के माध्यम से करते हैं तो वह एक प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही हम उसे कर पाते हैं। अंतर्जाल से मिलने वाली सूचना और सेवाओं में अंतर्जाल पृष्ठ पेज, तो हम देखते हैं कि अंतर्जाल से हमें जितनी भी सुविधाएं मिलती है, सूचनाएं मिलती है, वे जैसे अंतर्जाल का एक पृष्ठ पेज होता है, ईमेल होता है, बातचीत कम्युनिकेशन सेवा, इस सब में खास है। साथ ही हम देखते हैं कि सिनेमा देखते हैं, हम चलचित्र, संगीत सुनते हैं, वीडियो के इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप का आदान प्रदान भी अंतर्जाल से ही होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि यह अंतर्जाल के विषय में अगर आपको प्रश्न आता है कि टिप्पणी लिखिए, तो इन सारी बातों को आप उसमें शामिल करके एक बहुत अच्छी टिप्पणी तैयार कर सकते हैं या उसका परिचय दे सकते हैं। और एक ये मैंने बहुत ही बेसिक बातें आपको बताई है जिसको आप समझकर बहुत अच्छी तरीके से इसका जवाब तैयार कर सकते। अंतर्जाल के परिचय के बाद अब हम उसके उद्भव की ओर बढ़ते हैं कि यह इसका निर्माण या इसकी संरचना कब हुई। जैसा कि हम समझते हैं कि अंतर्जाल एक विस्तृत और हमेशा अपडेट होते रहने वाली तकनीक है, अर्थात इसको जिस स्वरूप में सबसे पहले बनाया गया वह वैसा ही नहीं रह सकता है, उसे समय के साथ साथ हमें अपडेट करना पड़ता है। तो हम यह देख भी रहे हैं कि 10 साल पहले जो इंटरनेट का उपयोग होता था या जैसी भी उसकी सुविधाएं थी, उस समय से लेकर आज तक में उसमें बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं, बहुत सारी सुविधाएं आ गई है, उसके बहुत सारे उपयोग बढ़ गए हैं। तो यह अपडेट होने वाली एक तकनीक है। इसलिए इंटरनेट के आविष्कार का श्रेय हम किसी एक व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं। इंटरनेट दर्जनों अग्रणी वैज्ञानिकों या प्रोग्रामरों और इंजीनियरों का काम था, जिसमें से प्रत्येक ने नई नई सुविधाओं और तकनीकों को विकसित किया है। तो हम देखते हैं कि जैसे जब इसका संरचना की गई उस समय जैसा भी इसका स्वरूप था, कुछ समय बाद किसी अन्य वैज्ञानिक ने या इंजीनियर ने उसको अधिक विकसित किया। तो हर समय हम देखते हैं प्रतिवर्ष उसमें अधिक अधिक विकास होता जा रहा है। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि इसका श्रेय हम किसी एक व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो अंततः सूचना सुपर हाईवे बनने के लिए विलय हो गया है, जिसे हम आज अंतर्जाल या इंटरनेट के नाम से जानते हैं। इंटरनेट का पहला व्यावहारिक प्रोटोटाइप 1960 के दशक के अंत में ARPANET या एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के निर्माण के साथ आया था। मूल रूप में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा वित्त पोषित ARPANET ने एक ही नेटवर्क पर कई कंप्यूटरों को संचार करने की अनुमति देने के लिए एक पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया था। तो यह पैकेट स्विचिंग क्या है कि डेटा को ब्लॉक या पैकेट में तोड़कर डिजिटल नेटवर्क पर प्रसारित करता है। तो ARPANET ने 1 जनवरी 1983 को TCP या IP को बनाया और जहां से शोधकर्ताओं ने नेटवर्क को इकट्ठा करना शुरू किया, जो आज के समय हम देख रहे हैं कि वह धीरे धीरे करते इतना अधिक समृद्ध हो गया है कि आज हम जो आधुनिक इंटरनेट देख रहे हैं, उसकी सुविधाओं से हम अपना जीवन इतना सरल बना पा रहे हैं। तो वह इस प्रकार विकसित हुआ। सन 1990 में जो कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया, तब ऑनलाइन दुनिया ने और अधिक पहचानने योग्य रूप ले लिया। जबकि यह अक्सर स्वयं इंटरनेट के साथ भ्रमित होता है, वेब वास्तव में वेबसाइट या हाइपरलिंक के रूप में ऑनलाइन डेटा तक पहुंचाने का सबसे सामान्य साधन। तो यहाँ पर हमने देखा कि इंटरनेट का उद्भव कैसे हुआ, संरचना कैसे हुई, कैसे कैसे उसका विकास हुआ, और आज हम देख रहे हैं कि वह किस रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इंटरनेट या अंतर्जाल का विकास और वर्तमान क्या है। इंटरनेट आधुनिक और उच्च तकनीकी विज्ञान का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। अंतर्जाल के विकास ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है। जहां दुनिया मुट्ठी में आ गई है, वहीं हमारे ज्ञान का विस्तार भी हुआ है, कार्यक्षमता बढ़ी है,
काम की क्वालिटी बढ़ी है और एक समय में हम अधिक कार्य करने लगे हैं और साथ ही साथ समय की बचत भी हो रही है। ये किसी भी व्यक्ति को दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करने की अद्भुत सुविधा प्रदान करता है। इसके माध्यम से हम लोग आसानी से किसी एक जगह रखे कंप्यूटर को किसी भी एक या एक से अधिक कंप्यूटर से जोड़कर जानकारी का आदान प्रदान कर सकते हैं। इंटरनेट के द्वारा हम कुछ सेकंड्स में ही बड़े या छोटे संदेशों अथवा किसी प्रकार की जानकारी एक कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइस या यंत्र से जैसे टैबलेट, मोबाइल, पीसी, लैपटॉप से दूसरे डिवाइस में काफी आसानी से भेज सकते हैं। इंटरनेट के हमारे जीवन में प्रवेश के साथ ही हमारी दुनिया बड़े पैमाने पर बदल गई है और इसके द्वारा हमारे जीवन में कुछ सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। ये विद्यार्थियों, व्यापारियों, सरकारी एजेंसियों, शोध संस्थानों आदि के लिए काफी फायदेमंद है। इससे विद्यार्थी अपनी पढ़ाई से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। व्यापारी एक जगह से ही अपनी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। इससे सरकारी एजेंसी अपने काम को समय पर पूरा कर सकती है तथा शोध संस्थानों और शोध करने वालों के साथ भी उत्कृष्ट परिणाम भी दे सकती है। और साथ ही साथ इसकी सबसे अच्छी और उत्तम बात है कि यह पारदर्शी है। जो भी कार्य, जो भी इनपुट हम इसे देते हैं वह एकदम एक्यूरेट, एकदम सही उत्तर हमें देता है। यह बात अलग है कि अगर हम उसमें फीड ही गलत करेंगे तो उत्तर बराबर नहीं आएगा, अर्थात हम जैसा उसको ट्रीट करते हैं वह भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करता है। तो यह हमने देखा कि यह इंटरनेट का विकास धीरे धीरे कैसे हुआ और हमारे जीवन को वह किस तरीके से प्रभावित करता रहा है। तो इसके पहले स्लाइड में हमने इसका विकास देखा और अब हम इसका इंटरनेट का वर्तमान स्थिति देखते हैं कि इंटरनेट शब्द से हम समझ सकते हैं कि यह वैश्विक वाइड एरिया नेटवर्क है जहां असंख्य कंप्यूटर सिस्टम एक ही नेटवर्क से जुड़े हैं। व्यवसाय चलाने के लिए, वित्तीय लेन देन करने तक इंटरनेट जो सबसे शक्तिशाली उपकरण में से एक है, इसने आधुनिक जीवन को बिल्कुल आसान और सरल बना दिया है। यह आसान, कम खर्चीला और विश्व स्तर पर संपर्क बना पाते हैं। कम लागत, प्रभावी और समय बचाने के तरीकों में विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से दुनिया भर के लोगों के साथ संवाद करने में सक्षम है। केवल समाचारों तक ही सीमित नहीं है, कोई भी आसानी से महत्वपूर्ण अपडेट भेज सकता है, ऑनलाइन कोर्स चला सकते हैं, लाइव प्रसारण देख सकते हैं, व्यावसायिक बैठकों में भाग ले सकते हैं और एक साधारण क्लिक के साथ ऑनलाइन सामान खरीद और बेच सकते हैं। और सबसे विशेष बात तो हम देखेंगे कि 2 साल पहले जो पूरी विश्व में महामारी कोरोना वायरस आया था, उसने हमें इंटरनेट के बहुआयामी प्रयोग करने के लिए बाध्य कर दिया और आज हम देखते हैं कि इंटरनेट के बहुआयामी प्रयोग जो हैं वे हमारे जीवन के एक जरूरी अंग बन गए हैं और उसने ही हमारे जीवन को अधिक सरल और अधिक विश्वसनीय बना दिया है। आगे हम देखते हैं, हालांकि अच्छे के साथ बुरा आता है, अर्थात कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी आता है। और हम देखते हैं कि इंटरनेट है, यह सिक्के के 2 पहलू हैं। इसका उपयोग हम किस प्रकार करते हैं और वह जैसा हम उपयोग करते हैं वैसा परिणाम हमको देता है। तो उद्योगों में क्रांति लाने के बावजूद इंटरनेट से बड़े जोखिम भी हैं, अर्थात हमें इन सुविधाओं का बहुत सावधानी पूर्वक और जागरूक रह के उपयोग करना चाहिए। साइबर धोखाधड़ी, मेलवेयर हमले होते हैं, अव्यवस्थित और असत्यापित सामग्री आती है, पहचान की चोरी होती है, बेईमान व्यवसाय आदि इंटरनेट से संबंधित कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिनकी हमें समय समय पर जानकारी लेते रहना चाहिए।
इसके अलावा इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करता है, तो हमें इसके लिए भी जागरूक रहना चाहिए। और इसके लिए जागरूक रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें इसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए कि हम उसका उपयोग कैसे करें। हमें ही उसके उपयोग की लिमिट है वो तैयार करना है और हमें उस लिमिट के अंतर्गत ही रहना है। आगे हम बढ़ते हैं कि जहाँ इससे अधिक सुविधाएं हमें मिल रही हैं, वहीं हमें जागरूक और सतर्क रहना होगा। जैसे इंटरनेट का उपयोग करते समय अपने बैंक के विवरण को डिवाइस में सेव न करना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्थापित करना, नियमित रूप से पासवर्ड अपडेट करना, सत्यापित वेबसाइट से सामान खरीदना आदि जैसी सावधानियां बरतने से आपको सुरक्षित रहने में मदद मिल सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटरनेट दो धारी तलवार होने के बावजूद एक विशाल महासागर की तरह है, जिसके लाभ विपक्ष पर भारी पड़ते हैं। आज दुनिया में 5.16 अरब इंटरनेट उपयोगकर्ता है। पिछले 12 महीनों के दौरान दुनिया भर में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या में 8 मिलियन की वृद्धि हुई है। विश्व स्तर पर इंटरनेट का उपयोगकर्ता संख्या 1.9% की वार्षिक दर से बढ़ रही है, लेकिन कई विकासशील अर्थव्यवस्था में साल दर साल वृद्धि बहुत अधिक तेजी से हो रही है। तो यह हमने देख लिया कि जो अंतर्जाल है उसका वर्तमान स्थिति क्या है। अब हमारा अगला बिंदु है ई मैगजीन। तो अब हम इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे कि ई मैगजीन क्या होता है। ई अर्थात इंटरनेट पर आधारित मैगजीन। जो पत्रिका कंप्यूटर पर लिखी जाए और कंप्यूटर पर ही पढ़ी जाए उसको जाल नियतकालिक या इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका कहते हैं। सो ई का अर्थ यहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका है। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। इस दृष्टि से अंतर्जाल पत्रिका को भी इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका कहा जा सकता है, लेकिन हर इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका अंतर्जाल पत्रिका हो यह जरूरी नहीं है। बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाएं पीडीएफ प्रारूप में तैयार की जाती हैं और बहुत सी एमएस वर्ड में। ये ईमेल से पाठकों के पास भेजी जाती हैं या फिर डाउनलोड के लिए भी उपलब्ध होती है। बहुत सी कंपनियां अपनी न्यूज़लेटर इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित करती हैं। इनके प्रकाशन की तिथि निश्चित होती है और इनका संपादक मंडल भी होता है। जिस प्रकार से हम रेगुलर पत्रिकाएं देखते हैं वैसे ही इसकी व्यवस्था होती है। एडिटर होते हैं, एडिटिंग कमेटी होती है, सब कुछ वैसे ही होता है, लेकिन उसका प्रारूप इलेक्ट्रॉनिक होता है। प्रसिद्ध एवं उत्तम मैगजीन की विशेषता होती है कि वह छात्रों या सदस्यों को औद्योगिक विकास, समाचार, विश्व के घटनाक्रम की समय पर जानकारी उपलब्ध कराए और नियमित रूप से छात्रों को साक्षात्कार के बारे में बताते तथा प्रतिभाशाली एवं सफल छात्रों, कर्मचारियों एवं सदस्यों के साक्षात्कार भी लेते रहते हैं। इसके अतिरिक्त यह उद्यम के बारे में, व्यापार के बारे में तथा पार्टनर और परिवर्तन के संबंध में भी चर्चा करते रहते हैं। इस प्रकार ई मैगजीन किसी उद्यम के विषय में या किसी बिजनेस के विषय में, बाजार में उसकी स्थिति के विषय में निरंतर अवगत कराते रहते हैं। जो यहाँ पर हम देखेंगे कि ई पत्रिका का योगदान क्या है। अगला बिंदु है कि इसका योगदान क्या है। ई पत्रिका का शिक्षा के प्रसार में निम्नलिखित योगदान एवं भूमिका हो सकती है। जैसे दैनिक समाचार पत्र या साप्ताहिक पत्र, पाक्षिक एवं पाक्षिक तथा फोरनाइट मासिक पत्रिकाओं में भारत में शिक्षा तथा निरक्षरता का ब्यौरा रहता है। इसे देखकर निरक्षर, वयस्क तथा शिक्षित व्यक्तियों के मन में उन पत्रिकाओं को पढ़ने तथा समझने की ललक उत्पन्न होती है। दूरदर्शन, आकाशवाणी, कंप्यूटर संयंत्रों में शैक्षिक कार्यक्रम आते हैं। उन्हें देखकर शिक्षित समाज तथा शिक्षा के महत्व के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा बिंदु है
कि प्रायः अधिकांश लोगों को ई समाचार पत्र तथा ई पत्रिकाओं के विषय में जानकारी नहीं रहती है, परंतु जब वे इनको सुनते हैं तो भूकंप, बाढ़, दंगा, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों के विषय में उनको अधिक जानकारी मिलती है, तो उन्हें उत्तम शिक्षा ग्रहण करने की प्रेरणा मिलती है। स्वास्थ्य, बीमारी, व्यक्तियों के उत्तम कार्यों आदि के विषय में भी समाचार मिलते हैं जो ज्ञान की वृद्धि कराते हैं। धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक, समाज कल्याण की बातें आदि भी ई पत्रिका से प्राप्त होती है। इस बहाने से पढ़े लिखे लोग उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि ई मैगजीन के विषय में हमें एक संक्षिप्त जानकारी यहाँ पर प्राप्त होती है। चलिए अब हम पाठ्य सामग्री में आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है चिट्ठा लेखन या ब्लॉग, जिसका अर्थ और इतिहास हम इसमें पढ़ेंगे। उससे पहले यह जानना जरूरी है कि चिट्ठा लेखन या ब्लॉग होता क्या है। तो छात्रों, यह वास्तव में बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, टॉपिक है और बहुत ही कंटेम्पररी है। इसका इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं जब से मोबाइल फोन हम सभी के हाथों में आया, और जो कुछ भी जानकारी हम मिनटों में प्राप्त कर लेते हैं उसमें बहुत कुछ योगदान इन ब्लॉग का रहता है। और ये जो ब्लॉग होते हैं वे एक दैनिक डायरी या जहां एक अंतराल के पश्चात कुछ न कुछ सामग्री प्रकाश में लाई जाती है, अर्थात वहां पर हर समय नई नई जानकारियां या पहले की जो जानकारियां हैं उन्हें अपडेट करते रहते हैं। और यह एक वेब पेज है। जैसे आप अगर कुछ सर्च करना चाहते हैं, कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो हम साधारणतः गूगल पर जाते हैं और वहां अपना टॉपिक लिखते हैं और एंटर कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि एक पेज ओपन हो जाता है। आप देख रहे हैं कि इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन हो जाता है। मान लीजिए कि हम छात्र जीवन पर निबंध प्राप्त करना चाहते हैं गूगल से, तो हमने छात्र जीवन पर निबंध गूगल में टाइप किया और एंटर करते ही हम देखते हैं कि इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो इस इंटरफेस में बहुत सारे ब्लॉग हैं जिस पर अनेक अलग अलग ब्लॉगर्स ने अपने ब्लॉग पर निबंध लिखे हुए हैं, जिन्हें हम इस इंटरफेस में देख रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो ब्लॉग है इसका अर्थ है कि यह दैनिक डायरी है, जिसमें जो ब्लॉगर होता है उसके जो विचार होते हैं वह उसमें अपने विचारों को या अपनी भावनाओं को, अपनी जानकारियों को स्वतंत्र रूप से लिखता है। तो उदाहरण के साथ विस्तार से जानने के लिए हम यूं समझ सकते हैं कि जैसे एक पुस्तक का लेखक जब लिखने बैठता है तो वह प्रस्तावना से लेकर अंतिम पृष्ठ तक पूरा तैयार करता है और अंततः उसको एक प्रकाशक देकर प्रकाशित करवाना पड़ती है, और यह एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। और वहीं पर अगर हम देखें तो ब्लॉग में एकदम इसके उल्टा होता है कि हम देखते हैं कि ब्लॉगिंग का तात्पर्य है कि उस लेखन शैली से है जो लगातार और साथ ही ऑनलाइन है। जब चाहे तब लेखक उसमें बदलाव कर सकते हैं, जब चाहे तब उसको अपडेट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। हम यह देखते हैं कि ब्लॉग की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन उसका अंत कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। जब तक ब्लॉगर चाहे वह अपने ब्लॉग पर नित नई जानकारियां इंटरनेट के माध्यम से प्रकाशित करता रहता है, बशर्ते कि वह अपनी इच्छा से कुछ डिलीट करना या अपना ब्लॉग बंद करना चाहे तो वह अलग बात है। अन्यथा ब्लॉग एक हमेशा चलते रहने वाला प्रोसेस है। ब्लॉग शब्द अंग्रेजी के वेब लॉग का छोटा स्वरूप है। 1990 के आसपास जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, तब कुछ सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियर्स अपने सहकर्मियों के साथ कार्य संबंधी चर्चाओं के लिए ऐसी एक वेबसाइट संचालित करते थे जहां सूचनाओं का प्रकाशन होता रहता था, और सभी लोग अलग अलग स्थानों पर रहते हुए भी वेबसाइट के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहते थे। तो आज हम क्या देख रहे हैं कि जैसे गूगल मीट हो गया या जूम मीटिंग हो गई, उससे हम आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो पहले यह व्यवस्था थी कि लोग अपने कार्यों की चर्चा करने के लिए, अपडेट देने के लिए, जानकारियों का आदान प्रदान करने के लिए ब्लॉग से जुड़े रहते थे। आगे हम देखते हैं कि ये लेखन इंटरनेट पर सभी के पढ़ने के लिए उपलब्ध कराया जाने लगा और इस पूरी प्रणाली को ब्लॉगिंग कहा जाने लगा। और ब्लॉग लिखने वाला
ब्लॉगर कहलाता है। और यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जब ब्लॉग नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था तब ब्लॉगर उस पर अपने विचार या अपने विषय में ही कुछ कंटेंट तैयार करते थे और उस पर शेयर करते थे, लेकिन बढ़ते बढ़ते उसका स्वरूप बदल गया और आज हम देख रहे हैं कि जो ब्लॉग है इतना लोकप्रिय हो गया है क्योंकि इसका उपयोग अब बहुत कलात्मक हो गया है, बहुत क्रिएटिव हो गया है। यह व्यापार व्यवसाय का एक सशक्त साधन हो गया है। ब्लॉग का उपयोग शिक्षा शिक्षण के साथ साथ व्यापार का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। चाहे आप कुछ बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, ब्लॉग की सहायता से बहुत आसान, सरल और कम खर्चीला तथा फास्ट हो गया है। हम ये कह सकते हैं कि लोग अपनी जानकारी शेयर करने के लिए ब्लॉगिंग करते हैं। इससे दोनों रीडर और ब्लॉगर या राइटर दोनों का फायदा होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे की सहायता। तो अब हम फिर से एक बार देखते हैं कि यह ब्लॉग होता क्या है, जिसको हम समझेंगे कि व्हाट इज ब्लॉग इन हिंदी। ब्लॉग या वेबलॉग असल में एक ऐसा वेबसाइट होता है जिसे कि निरंतर अपडेट किया जाता है। वही इसमें नए कंटेंट को अक्सर पब्लिश किया जाता है। ब्लॉगर के द्वारा यही ब्लॉग को एक इनफॉर्मल या कन्वर्सेशनल स्टाइल, आम बातचीत करने वाली शैली में लिखा जाता है। वहीं इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का होता है और साथ ही कुछ लक्ष्य को हासिल करना होता है। किस उद्देश्य से शुरू किया गया है तो उस उद्देश्य की पूर्ति होना चाहिए। वो चाहे एक बड़ी कम्युनिटी बिल्डिंग हो या एक बिजनेस को ग्रो करने वाला ब्लॉग हो या लोगों को सही जानकारी पहुंचाने वाला भी हो सकता है। तो सही जानकारी पहुंचाने वाले विषय पर हम देखते हैं कि कई सारे आज हमें विषय बड़ी आसानी से हमें इंटरनेट पर ब्लॉग के माध्यम से उपलब्ध होते हैं। अगला हम देखते हैं कि ब्लॉगिंग क्या है। व्हाट इज ब्लॉगिंग इन हिंदी हम समझेंगे कि एक वेबलॉग जिसे कि छोटे रूप में या शॉर्ट फॉर्म में ब्लॉग कहा जाता है। यह असल में एक वेब पेज होता है जिसमें कंटेंट या ब्लॉग पोस्ट होते हैं। वहीं इन ब्लॉग पोस्ट को लिखने का कार्य को ब्लॉगिंग कहा जाता है। यदि किसी को ब्लॉगिंग करना आ जाता है, इसका मतलब कि उसके पास वे सभी स्किल्स हैं जिनका उपयोग कर वह आसानी से एक ब्लॉग को चलाता और कंट्रोल कर सकता है। वहीं अपने वेब पेज से सही प्रकार के टूल्स का इस्तेमाल करके आप लिखने, ब्लॉग पोस्ट करने, लिंकिंग करने और साथ ही ब्लॉग की कंटेंट को इंटरनेट में शेयर करने में मदद प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपको इन सभी कार्यों को करने में आसानी होगी। अब हम देखते हैं कि ब्लॉगर की परिभाषा क्या है। ब्लॉगर असल में वो इंसान होता है जो कि उस ब्लॉग का मालिक हो। ये वही इंसान है जो कि ब्लॉग को जिंदा रखता है या उसमें समय समय पर नई जानकारियां, नए कंटेंट जोड़ता जाता है। कई सारी केस स्टडीज हम उसमें देख सकते हैं। अपने विचार क्या है किसी विषय को लेकर, अर्थात इसका कोई ब्लॉग पर विषयों की कोई सीमा नहीं है, असीमित आप उसमें लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ब्लॉग पोस्ट की परिभाषा है। ब्लॉग पोस्ट उस आर्टिकल को या कंटेंट के पीस को कहा जाता है जो ब्लॉगर द्वारा अपने ब्लॉग में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं और वहां पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे विषय, हेडिंग्स, साइड हेडिंग्स वहां पर आ जाते हैं, जैसे कि हमने पहले इंटरफेस में देखा था। और उसमें से हम अपनी आवश्यकता अनुसार जिस पर क्लिक करके वो पेज ओपन कर देते हैं और उस पर हमारी जानकारी उपलब्ध होती है, जिसे हम पढ़कर अपनी जानकारी को, ज्ञान को समृद्ध करते हैं, वो ब्लॉग पोस्ट कहलाता है। अगला है ब्लॉगिंग की परिभाषा क्या है। ब्लॉगिंग का मतलब होता है वे सभी कार्य जो कि एक ब्लॉगर अपने ब्लॉग में नियमित रूप से करता है, जैसे इंफॉर्मेशन ब्लॉग पोस्ट करना, इसके डिजाइन करना, सुधारना, SEO करना, SEO अर्थात सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना, लिंकिंग करना, शेयरिंग करना आदि अनेक चीजें वह ब्लॉगिंग में करता रहता है। अर्थात केवल कंटेंट राइटिंग ही ब्लॉगिंग नहीं कहलाती है, बल्कि उस वेब पेज को, ब्लॉग पेज को समय समय पर अपडेट करना, बदलाव करना, ये सब भी ब्लॉगिंग के अंतर्गत ही आता है।
ये सभी कार्य को मिलाकर इसे ब्लॉगिंग कहा जाता है। वही ब्लॉगिंग करने के लिए आपके पास जरूरत से ज्यादा खूबियां होना चाहिए। यदि नहीं है तब आप उन्हें दूसरों से सीखकर जरूर कर सकते हैं। यह ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अर्थात हर व्यक्ति यह ब्लॉग ओपन कर सकता है और उसे समय समय पर अपग्रेड कर सकता है, दूसरों को फायदा पहुंचा सकता है और अपना ज्ञान भी बढ़ाता है। अब हम आगे देखते हैं कि ब्लॉगिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि तक आपने जो कुछ भी इस वीडियो में जानकारी प्राप्त की उससे आपको कुछ तो अंदाजा लग ही गया होगा कि चिट्ठा लेखन या ब्लॉगिंग होती क्या है। तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर ब्लॉगिंग का मतलब नॉलेज को शेयर करना है तो ये प्रोफेशनल ब्लॉगिंग होती है। जैसे कि पहले हमने चर्चा की है कि हम अगर कोई चीज पर्सनली करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम उससे कुछ इनकम प्राप्त करना चाहते हैं। इस तरह से ब्लॉगिंग में हम मोटा मोटी दो कैटेगरी में ही हम डिवाइड करेंगे। पहला होता है पर्सनल और हॉबी ब्लॉगिंग और दूसरा है प्रोफेशनल ब्लॉगिंग। तो पर्सनल ब्लॉगिंग क्या है कि पर्सनल या हॉबी ब्लॉगर वो होते हैं जिनके पास कुछ शेयर करने को स्टोरी या कुछ अनुभव एक्सपीरियंस होते हैं जो वे अपने बारे में हो सकता है या फिर किसी और के बारे में भी इस ब्लॉग पर शेयर करते हैं। इन्हें ब्लॉगिंग से पैसे कमाना उद्देश्य नहीं होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह एक इंटरफेस दिख रहा है। तो छात्रों, ये मैंने अभी हाल ही में अपना एक ब्लॉग शुरू किया है जिसका नाम है हिंदी वाणी। और इसको शुरू करने का उद्देश्य मेरा यही है कि YouTube चैनल हमारा जो चल रहा है उस पर बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि हमें नोट्स चाहिए या हम कुछ उससे अधिक जानकारी चाहिए, जो मेरे लिए हर बार संभव नहीं हो पाता है कि मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूं। और कई बार लिंक प्रोवाइड करने के बाद भी एक्सेस देना नहीं हो पाता है और वह छात्रों को या जो भी यूज करते हैं उन यूजर्स को पूरी तरह से सहायता नहीं मिल पाती है। तो इस विचार से, इस उद्देश्य से मैंने अपना एक यह ब्लॉग शुरू किया है। उसको धीरे धीरे अपडेट कर रही हूँ और यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका नाम हिंदी वाणी रखा गया है और इस पर आप जो भी पाठ्य सामग्री वहाँ संक्षिप्त रूप में 10 या 12 मिनट में या अधिक से अधिक आधे घंटे में मैं बनाती हूँ तो वह पूरा कवर नहीं हो पाता है, जिसके कारण मैंने ये सोचा कि आपको सहायता पहुंचाने के लिए क्यों ना मैं एक ब्लॉग ओपन करूं और उसमें डिटेल में विस्तार पूर्वक पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराऊं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह ब्लॉग का एक जीता जागता उदाहरण मैंने आपको प्रस्तुत किया है। तो यह हम देखेंगे कि यह मेरी एक हॉबी ब्लॉगिंग भी मैं कहूँगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि जो भी नॉलेज मेरे पास है और जो भी मेरी समझ है वह मैं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकूं। तो यहाँ आप देख रहे हैं यह एक मेरा पर्सनल ब्लॉग है जिसका फायदा मैं चाहती हूँ कि दूसरे लोगों को भी मिलता रहे। तो हम देखते हैं कि वही इनके पास स्पेसिफिक स्ट्रेटजी या प्लान नहीं होता है। ये बिना किसी मोटिव के हम इसको शेयर करते हैं। मेरा मोटिव है कि यह अधिक से अधिक लोगों को सहायक हो। और दूसरा हम देखते हैं प्रोफेशनल ब्लॉगिंग। वहीं पर हम देखते हैं कि प्रोफेशनल ब्लॉगर वे होते हैं जो ब्लॉगिंग के द्वारा इतना मनी अर्न करना चाहते हैं कि उनसे उनका घर चल सके, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। उनके लिए यह एक तरह का बिजनेस होता है, नौकरी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे प्रोफेशनल ब्लॉगर कमा लेता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ब्लॉग्स या वेबसाइट में जो आप एड्स देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, विज्ञापन देखते हैं, ये लोग इसी से पैसे कमाते हैं। वैसे ऐसे बहुत से उपाय हैं जिससे कि ब्लॉगर अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो उस ब्लॉगर होते हैं कैसे कमाते हैं उसकी चर्चा यहाँ पर आवश्यक नहीं है। और आप लोगों को इस बात से मैं मोटिवेट करना चाहूंगी छात्रों की आप लोग भी अपने विचारों को दूसरों तक शेयर करने के लिए, अपनी परिपक्वता को जांचने के लिए अपना एक ब्लॉग ओपन कीजिए, उस पर अपने विचार शेयर कीजिए, दूसरों के विचारों को जानने के लिए उत्सुकता रखिए और अपने स्किल को बढ़ाते रहिए, अपनी जानकारी का उपयोग करते रहिए।
क्योंकि इसके लिए कोई विशेष स्किल की ज़रूरत नहीं होती है। ये मैंने अपने आप ही अपना ब्लॉग बनाया। और आप लोग तो जानते हैं छात्रों की, मैं तो पुराने जनरेशन की हूँ, आप लोग तो नए जनरेशन के हैं। आप लोगों के लिए यह बात चुटकियों में करने जैसी है, तो ज़रूर यह कीजिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जो चिट्ठा लेखन या ब्लॉग का चैप्टर है, टॉपिक है, उसकी जानकारी यहाँ पर पूरी होती है। और आप इसमें देख रहे हैं कि इस भाग को लेकर, पाठ्यक्रम के भाग को लेकर मेरे विचार से किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है। और जितनी जानकारी इसमें मैंने उपलब्ध कराने की कोशिश की है वह इन प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए काफी है। तो आप देख रहे हैं कि संभावित प्रश्न आ सकते हैं, टिप्पणी लिखिए या परिचय दीजिए। तो इसमें अंतर्जाल, उद्भव, विकास और वर्तमान, इमेजिन की आप यहाँ पर इस वीडियो में जितनी जानकारी उपलब्ध कराई गई है वह काफी है। उसका उपयोग करके आप अच्छा उत्तर लिखकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं।